यस फ्रेंड्स, रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंसिडेंस ऑफ टैक्स। जैसे कि आपको पता ही इंसिडेंस ऑफ टैक्स में क्या सीखने वाले हैं। आपका इनकम इंडिया में भी हो सकता है, इंडिया के बाहर भी। कौन सा इनकम पे किसे भारत में टैक्स देना है, ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स चैप्टर पढ़ के पता चलेगा। बट एक छोटा सा शॉर्टकट बता दूं, अगर आप ROR है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है। तो देखना ही नहीं है कि ये इनकम कहाँ पे हुआ है, फुल इनकम टैक्सेबल। बस एक बार नज़रों से देख लो इनकम है, फिर कहाँ हुआ है आग बंद कर लो, मुझसे मतलब नहीं, फुल टैक्सेबल है ROR पे। नेक्स्ट है RNOR पे, ओनली इंडिया में रिसीव्ड, इंडिया में एक्रूड, ये टैक्सेबल है। एज वेल एज जो 15 लाख वाला याद है ना, इंडिया के बाहर कोई इनकम हुआ फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो RNOR भी आउटसाइड इनकम इंडिया पे टैक्स देगा। एंड नॉन रेसिडेंट इनकम रिसीव या एक्रूड इंडिया में तो टैक्स देगा। नॉन रेसिडेंट को इंडिया से बाहर कोई इनकम मिला है, उस इनकम पे आपको नज़र नहीं लगाना है। ये ओवरऑल शॉर्टकट है, इसे डिटेल्स में पढ़ेंगे विथ लॉट्स ऑफ केस स्टडीज, RTPs, MTPs, PYQs एंड स्टडी मेट, MCQs सब कवर्ड रहेंगे। तो फिर से सुनेंगे, अगर आप ROR है, कोई भी आइटम इनकम के मीनिंग पे आ गया तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, उसमें कुछ देखना ही नहीं है आपको कहाँ हुआ है वो इनकम। यस, RNOR है तो इंडिया में रिसीव, इंडिया में एक्रूड तो आएगा, इंडिया के बाहर का इनकम भी RNOR पे आएगा टैक्सेबल इफ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। एंड नॉन रेसिडेंट्स फिरंगियों को ओनली या रिसीव्ड या एक्रूड इंडिया, और इंडिया के बाहर कोई इनकम है वो कंट्रोल भी बिजनेस इंडिया से हुआ तो भी इंडिया में टैक्सेबल नहीं होगा, RNOR में टैक्सेबल होगा। और अब अपने पढ़ेंगे सारे प्रोविजंस, और यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे एक्सप्लेनेशंस भी है, तो आप ध्यान पे रखना। फर्स्ट हम लोग इंसिडेंस ऑफ टैक्स पढ़ेंगे ROR के लिए। तो ROR के लिए कुछ भी नहीं देखना है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल, वो भारत में हो या भारत के बाहर कोई मैटर नहीं करता। इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया टैक्सेबल, इनकम एक्रू और डीम टू एक्रू एंड अराइज इन इंडिया वो भी टैक्सेबल, इनकम एक्रू अराइज डीम टू बी अराइज आउटसाइड इंडिया सब टैक्सेबल। आगे चल के पढ़ेंगे डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये क्या होता है पढ़ेंगे, और इनकम एक्रूड आउटसाइड इंडिया, ये सब कुछ डिस्कशन मिलेगा। एंड RNOR पे तो पहला 2 पॉइंट याद रखना, इंडियन कनेक्शन है, अगर रिसीव्ड इन इंडिया, डीम टू बी रिसीव इंडिया तो टैक्सेबल होगा, एक्रूड और डीम टू बी एक्रूड इंडिया तो टैक्सेबल होगा। एंड द लास्ट पॉइंट, इंडिया के बाहर इनकम एक्रूड भी हुआ, रिसीव भी हुआ, इफ बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, RNOR पे देखना है, अदरवाइज इंडियन कनेक्शन। एंड नॉन रेसिडेंट्स के लिए तो बिंदास, आइदर रिसीव्ड इन इंडिया और एक्रूड इन इंडिया, रिसीव या डीम टू बी रिसीव इंडिया, एक्रूड या डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया ही टैक्सेबल होगा। एक छोटा सा प्रोविजन है नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स के लिए, जो शिप वगैरह इंडियन शिप पे काम करते हैं, फॉरेन जाते हैं, उनके लिए नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। ध्यान रखना दोस्तों ये पॉइंट। सैलरी ऑफ नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स है, सर्विस इंडिया के बाहर किया है, ऑन फॉरेन गोइंग शिप क्रेडिटेड टू नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, इंडिया के ही बैंक में, इंडिया के ही बैंक पे स्पेशल नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट है, किसका, नॉन रेसिडेंट सीफेयरर्स फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ये काम तो बाहर किए हैं, बट इंडिया में से SBI में NRE अकाउंट पे पैसा मिला तो रिसीव्ड इन इंडिया हो गया, फिर भी टैक्सेबल नहीं होगा बिकॉज ऊपर पड़े थे रिसीव्ड इंडिया, तो ये ध्यान पे रखेंगे। एंड शॉर्टकट है, ROR के लिए ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, RNOR के लिए इंडिया में एक्रूड रिसीव तो टैक्सेबल है, और इंडिया के बाहर ही है बट बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया तो भी टैक्सेबल है। नॉन रेसिडेंट्स के लिए ओनली इंडिया में रिसीव या एक्रूड टैक्सेबल है,
बट नॉन रेसिडेंट सी फेयरर्स जो इंडिया के बाहर उन लोगों ने सर्विस दिया है फॉरेन गोइंग शिप पे NRE अकाउंट पे पैसा मिला इंडिया में, फिर भी वो मान लिया जाता है कि नॉट रिसीव्ड इंडिया, नॉट टैक्सेबल। ध्यान देना दोस्तों। अब इस चैप्टर में आपको 2-3 मीनिंग सिखाया जाएगा। इनकम रिसीव्ड, एक्रू, डीम टू एक्रू, अराइज इन इंडिया। बेसिकली इनकम डीम टू एक्रू, अराइज इन इंडिया पे 8 पॉइंट्स है। जैसे वो 8 पॉइंट्स क्लियर हुआ तो ये चैप्टर हो गया, और इस चैप्टर से ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों, ध्यान देना। फर्स्ट पॉइंट था इनकम रिसीव तो नहीं पढ़ना है, पैसा मिला। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया का 4 पॉइंट्स है, MCQs के लिए ध्यान रखना। डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ये बेसिकली सैलरी रिलेटेड चैप्टर पे, सैलरी हमारा आने वाला है, इसके बाद HP, उसके बाद सैलरी। Employer contribution in excess of 12% of salary, employer contribution to recognized provident fund in excess of 12.12% of salary, interest on employers contribution to RPF in excess of 9.5%, unrecognized provident fund से RPF में ट्रांसफर किया गया टैक्सेबल अमाउंट, एंड एम्प्लॉयर या सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन स्कीम। तो ये 4 इनकम को बोलते हैं डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। डीम टू बी रिसीव्ड, मिला नहीं फिर भी मान लिया जाता है मिला, कि ये तो आपके अकाउंट में जाता है। क्या क्या 4 पॉइंट है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू RPF इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 9.5%, एंड ट्रांसफर बैलेंस फ्रॉम URP अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड टैक्सेबल, एंड कंट्रीब्यूशन टू ATCCD पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम पे। नाउ इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया, ये भी कुछ पढ़ाने का जरूरत नहीं है बेटा। आपने सर्विस इंडिया में किया, उस सिलसिले में कुछ भी पैसा मिला वो इनकम एक्रू अराइज इन इंडिया। परचेज और सेल इंडिया में खरीदा, इंडिया में बेचा, इनकम इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में किया तो इनकम इंडिया में। नाउ बेटा इस पे थोड़ा ध्यान देना। इनकम डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया, ये क्या होता है? कभी कभी कुछ इनकम ऐसा होता है जो इंडिया के बाहर ही हुआ है, बट फिर भी मान लिया जाता है कि वो इंडिया पे है। इवन इफ इट हैपेंस अब्रोड टैक्सेबल इन इंडिया। इसमें 8 पॉइंट से 8 पॉइंट को मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद बहुत सारे केस स्टडीज वगैरह सोल्व करेंगे। अच्छी तरह से आप कनेक्टेड रहना। कोई भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, इंडिया में बिजनेस कनेक्शन है, उससे रिलेटेड कोई भी इनकम कहीं भी मिला, दैट इज डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है या कोई एसेट इंडिया पे है, उसको बेचे हैं या उससे कोई रेंटल इनकम मिला, वो कहीं भी मिला, बट प्रॉपर्टी इंडिया में है तो वो इनकम भी टैक्सेबल इंडिया। सब पे एक्सप्लेनेशन है, वेट करना। सैलरी अर्न इन इंडिया, आपने भारत में नौकरी किया, उस रिलेटेड सैलरी पेंशन कहीं भी मिले तो नो टेंशन, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। हाँ, सैलरी मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है बेटा 50,000 या 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, नॉर्मल स्कीम में 50,000 और डिफॉल्ट स्कीम में 75,000 देना। गवर्नमेंट सैलरी एब्रोड, गवर्नमेंट जॉब, इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, वो भी टैक्सेबल इंडिया पे पड़ेंगे। डिविडेंड पेड बाय इंडियन, कंपनी ने डिविडेंड दिया, आपको कहीं भी पैसा मिले टैक्सेबल इंडिया। इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी पे डिस्कशन है। कोई रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट या RNOR को गिफ्ट वगैरह किया है तो भी डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये 8 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। अब इसमें बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना बेटा, गिफ्ट के केस में गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव नॉट टैक्सेबल, रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा नॉट टैक्सेबल, और अदर से गिफ्ट मिलेगा 50,000 तक है अमाउंट तो नॉट टैक्सेबल। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव नेवर एवर टैक्सेबल, एंड अदर से मिले 50,000 तक है नॉट टैक्सेबल, और 51,000 मिला तो फुल्ली 51,000 टैक्सेबल। एग्रीकल्चरल इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम इंडिया पे है तो नॉट टैक्सेबल, और आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया है तो टैक्सेबल। और एक है रेमिटेंस, रेमिटेंस होता है बेटा बहुत मिलेगा आपको, रेमिटेंस ऑफ इनकम नॉट टैक्सेबल। कोई इनकम टैक्स में जब आप इनकम अर्न करते हो तब टैक्स लगता है, इनकम अर्न करने के बाद फिर अपने पेरेंट्स को आप USA से इंडिया में पैसा भेजोगे, रेमिटेंस इज नेवर एवर टैक्सेबल। पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट, पास्ट अनटैक्स प्रॉफिट ये एकदम पेटेंटेड है, अनटैक्स्ड प्रॉफिट
रेमिटेड टू इंडिया नॉट टैक्सेबल, कोई भी रेमिटेंस मिलेगा नॉट टैक्सेबल, फर्स्ट टाइम एक्रूड होगा टैक्सेबल, रिलेटिव से 50,000, रिलेटिव से कुछ भी गिफ्ट मिले नॉट टैक्सेबल, अदर से 50,000 तक है पूरा छोड़ देना, 51 है पूरा निगल लेना। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया इज नॉट टैक्सेबल, आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल। और ध्यान रखना सैलरी रिसीव्ड, पेंशन रिसीट बोलेगा तो यहाँ से स्टैंडर्ड डिडक्शंस 50,000 75,000 देना। आप लोग बहुत गलती करते हो, यहाँ पे ध्यान देना। और कहीं पे लिख दिया कंप्यूटेड, कंप्यूटेड बोल दिया तो यानी दिस इज आफ्टर डिडक्शंस, ये डायरेक्ट टैक्सेबल हो जाएगा। सिमिलरली रेंट रिसीट बोलेगा तो रेंट रिसीट का एचपी बनाने के लिए म्युनिसिपल टैक्स माइनस होता है, एनुअल वैल्यू आता है, फिर 30% ऑफ एनुअल वैल्यू माइनस होता है। म्युनिसिपल टैक्स पेपर सेटर नहीं दिया है तो रेंट रिसीप्ट से 30% जरूर से माइनस कीजिएगा और फिर वहां पे कंप्यूटेड वर्ड डाल दिया यानी फाइनल है, नो प्रॉब्लम। सो दोस्तों अब अपने चलेंगे डीम टू एक्रू एराइज इंडिया के 8 पॉइंट्स पढ़ने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या सोर्सेज इन इंडिया। कोई भी प्रॉपर्टी इंडिया में है, कोई भी सोर्सेज इंडिया में है, उससे रिलेटेड आपको वर्ल्ड में कहीं भी इनकम मिला, दैट इज डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल सिचुएटेड इन इंडिया डीम टू एक्रू और एराइज इन इंडिया। नेक्स्ट है कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट। कोई भी कैपिटल एसेट भारत पे है, आप उसको बेच रहे हो, आप अमेरिका में बैठ के बेचे, अमेरिका में रजिस्ट्रेशन किए, अमेरिका में पैसा मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर प्रॉपर्टी भारत में है तो भैया वो इनकम हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी एसेट टैक्सेबल इंडिया, नो मैटर मूवेबल इमूवेबल टेंजिबल इनटेंजिबल, प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन पेमेंट वगैरह कोई मतलब नहीं है, टैक्सेबल इन इंडिया। बस एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना, इफ फॉरेन शेयर्स गेट देयर वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट, कोई फॉरेन कंपनी का शेयर्स खरीदे बेचे जिसका वैल्यूएशन डिपेंड करता है इंडिया के एसेट पे, दे आर ट्रीटेड एज इंडियन एसेट एंड गेन इज टैक्सेबल। ये वोडाफोन वाला केस को पकड़ने के लिए बनाया गया था। सो कोई भी शेयर्स वगैरह फॉरेन कंपनी का ही बेचे जिसका वैल्यूएशन इंडियन एसेट्स पे है तो उसे भी इंडिया में मान लेंगे एंड टैक्सेबल इन इंडिया। दोस्तों सैलरी, सैलरी अगर अर्न इन इंडिया, आपने भारत में नौकरी किया है, उस सिलसिले में सैलरी मिले, पेंशन मिले, सब कुछ डीम टू एक्रू एराइज इंडिया। सैलरी फॉर सर्विसेज इंडिया टैक्सेबल इंडिया इवन इफ रिसीव इंक्लूड सैलरी पेंशन, सब कुछ टैक्सेबल। बेटा इस पे बहुत क्वेश्चन है, पहले ही से इसी से क्वेश्चन है, अपने स्टार्ट करने वाले भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। सिटीजन ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, फॉरेन एम्बेसी वगैरह में काम करते तो वो वहीं रह जाएंगे, नॉन रेसिडेंट होगा, फिर भी वो इनकम डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया। सो सैलरी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंडियन सिटीजन अब्रॉड टैक्सेबल इंडिया, बट फॉरेन अलाउंस परक्विजिट एग्जेम्प्ट। इंपॉर्टेंट है, अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ तो ध्यान रखना, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया नॉन रेसिडेंट फिर भी डीम टू एक्रू एराइज इंडिया। पर इंडिया के बाहर कोई अलावेंसेस परक्विजिट्स दिया है तो टैक्स फ्री, इंडिया में कोई परक्विजिट्स अलावेंसेस मिलेगा तो टैक्सेबल। सो मैंने पहला क्वेश्चन इसी पे रखा है, बहुत बार एग्जाम पे आया है। आइए दोस्तों देखते हैं। मिस्टर डेविड, इंडियन सिटीजन 40 ईयर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम 31 मार्च 25 यानी 1 अप्रैल 25 से इंडिया से बाहर है ड्यू टू ट्रांसफर हाई कमीशन कनाडा। ही डिड नॉट विजिट इंडिया तो ये नॉन रेसिडेंट बन गया है। ही रिसीव फॉलोइंग इनकम सैलरी कंप्यूटेड मतलब फाइनल फिगर, ये नॉन रेसिडेंट है, कनाडा में काम किया, कनाडा में पैसा मिला, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, ये टैक्सेबल हो जाएगा। फॉरेन अलावेंस, अलावेंसेज एंड परक्विजिट आउटसाइड इंडिया इस केस में एग्जेम्प्ट है। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट बैंक इन इंडिया टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इन नेपाल, इंडिया वाला एग्जेम्प्ट है, नेपाल वाला टैक्सेबल है, नेपाल वाला एग्जेम्प्ट है ना, टैक्सेबल छ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन नेपाल तो ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा क्योंकि नॉन रेसिडेंट है, इंडिया के बाहर वाला इनकम टैक्सेबल नहीं है।
बट ये 2 टैक्सेबल होगा 6 लाख। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, डेबिट इज नॉन रेसिडेंट, ही वॉज नॉट प्रेजेंट सिंगल डे। नाउ इंडिया के बाहर भी इनकम मिला है तो एक ही इनकम टैक्सेबल है, सैलरी। एग्रीकल्चर हाउस प्रॉपर्टी इनकम नेपाल रिसीव नेपाल आर नॉट टैक्सेबल सिंस सैलरी पेड बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। फॉरेन अलावेंस एग्जेम्प्ट 5 लाख, 1 लाख, 6 लाख। इसे वेरी 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 इंपॉर्टेंट पे रखिएगा दोस्तों। सो ये फर्स्ट पॉइंट सैलरी पे हो गया। नेक्स्ट है बेटा सिंपल, डिविडेंड पेड बाय इंडियन कंपनी, अंबानी अदानी ने डिविडेंड दिया है, कहीं भी आपको मिले दैट इज टैक्सेबल इन इंडिया। नाउ बेटा 3 अच्छे अच्छे टॉपिक, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस, फिर उसके बाद बिजनेस कनेक्शन और फिर छोटा सा गिफ्ट और खत्म। तो ध्यान से देखेंगे। इंटरेस्ट इनकम, आपको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट डीम टू एक्वाइज इंडिया इफ पेबल बाई, आपको इंटरेस्ट मिला है, मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट मिला है, अगर वो ROR है तो देखना ही नहीं है, पूरे ही टैक्सेबल है। अगर RNOR है या नॉन रेसिडेंट है उस सिचुएशन पे देखना है कब टैक्सेबल होगा, क्योंकि RNOR नॉन रेसिडेंट होने से तभी टैक्सेबल होता है अगर वो रिसीव्ड इन इंडिया में, एक्रूड इन इंडिया पे, दोनों में से कुछ भी हो। इंडिया के बाहर रिसीव्ड एक्रूड हो तो नॉट टैक्सेबल है। तो मिस्टर एक्स को इंटरेस्ट मिला है, अगर ROR है तो देखना ही नहीं है, पहले बता दिया गया था। RNOR नॉन रेसिडेंट होता है तो प्रॉब्लम होता है, तो ध्यान से देखना। पेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने इंटरेस्ट दिया है तो ऑलवेज टैक्सेबल है। जिसने रिसीव किया है एक्स, एक्स मैटर ही नहीं करता, एक्स रेसिडेंट है, ROR में तो टैक्सेबल ही था, RNOR है या नॉन रेसिडेंट है कोई मैटर नहीं करता, भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ने दिया है इंटरेस्ट तो ऑलवेज टैक्सेबल। नाउ इंटरेस्ट इज इफ पेबल बाय रेसिडेंट, इंटरेस्ट रेसिडेंट ने दिया है, वाई रेसिडेंट है, रमेश गुप्ता रेसिडेंट है। अगर रमेश गुप्ता ने आपको इंटरेस्ट दिया है तो वो इनकम भी आपको जो मिला इंडिया में टैक्सेबल है, एक शर्त पे नहीं, एक्सेप्ट when loan is used for business और income outside India। अगर लोन कोई बिजनेस या प्रोफेशन, बिजनेस या प्रोफेशन या कोई इनकम आउटसाइड इंडिया करने के लिए रमेश गुप्ता ने आपसे लोन लिया है, उस पे इंटरेस्ट दे रहा है तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा दोस्तों। नॉन रेसिडेंट ने पे किया है, यहाँ पे मिस्टर जॉन ने आपको इंटरेस्ट दिया है, जॉन ने इंटरेस्ट दिया है, जॉन ने इंटरेस्ट दिया है आपको, नॉन रेसिडेंट ने दिया है, नॉन रेसिडेंट ने, तो तभी आपके लिए वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा। इफ लोन इज यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन इन इंडिया, कोई फिरंगी ने आपसे लोन लेकर इंडिया के बिजनेस प्रोफेशन में यूज किया तो ही टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट आपके लिए। ध्यान रखना, नॉन रेसिडेंट्स ने अदर पर्पस के लिए लोन लिया है तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो टैक्सेबल नहीं, डेट इज इन्वेस्टिंग इन इंडियन शेयर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्या निकला, मिस्टर एक्स नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट है, RNOR है, आपको इंटरेस्ट मिला, भारत सरकार ने दिया तो ऑलवेज टैक्सेबल इन इंडिया। रेसिडेंट रमेश गुप्ता ने दिया तो भी टैक्सेबल इन इंडिया, एक शर्त पे नॉट टैक्सेबल होगा, अगर रमेश गुप्ता ने अपने इंडिया के बाहर के बिजनेस प्रोफेशन कोई इनकम कमाने के लिए लोन लिया था तब नॉट टैक्सेबल। और तीसरा, मिस्टर जॉन नॉन रेसिडेंट ने आपको इंटरेस्ट दिया है वो तभी टैक्सेबल होगा, जॉन उस पैसा को लेकर इंडिया के बिजनेस प्रोफेशन में यूज करे, किसी और पर्पस के लिए यूज करेंगे तो नॉट टैक्सेबल, डेट इज इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वगैरह के केस में। सो दोस्तों नेक्स्ट है रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम, मिस्टर एक्स को रॉयल्टी इनकम मिला है, वो भी डीम टू एक्वायराइज इन इंडिया होगा व्हेन पेबल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने दिया है आपको रॉयल्टी तो ऑलवेज टैक्सेबल। रेसिडेंट RG ने आपको रॉयल्टी दिया है तो भी आपके लिए रॉयल्टी इनकम, आप कहीं भी बैठे रहो इंडिया में टैक्सेबल होगा, एक्सेप्ट वेयर यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड आउटसाइड इंडिया और अर्निंग। सेम जो बेटा अभी इंटरेस्ट के केस में था, सेम पॉइंट, अगर मैं ये रॉयल्टी आपको पे किया हूँ
जो जहाँ से वो आपको टेक्नोलॉजी है जो भी आपको पे किया हो यूटिलाइजेशंस के लिए, उससे मैंने इंडिया के बाहर कोई बिजनेस प्रोफेशन कोई इनकम अर्न करने के लिए यूज़ किया और उस पर रॉयल्टी दिया तो नॉट टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट जॉन ने इंटरेस्ट रॉयल्टी दिया है तो वो आपके लिए तभी टैक्सेबल होगा व्हेन इट्स यूज फॉर बिजनेस प्रोफेशन और अर्निंग एनी सोर्सेज ऑफ इनकम। बेटा नॉन रेसिडेंट पे यहाँ 3 आ गया, बिजनेस में यूज़ करो इंडिया में, प्रोफेशन में यूज़ करो और एनी सोर्सेज, बट इंटरेस्ट में एनी सोर्सेज नहीं था, बिजनेस और प्रोफेशन। तो ध्यान रखना नॉन रेसिडेंट इंटरेस्ट देता है तो बिजनेस प्रोफेशन में लोन यूज़ किया तभी, अगर रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज देता है तो बिजनेस प्रोफेशन या अर्निंग एनी इनकम तो टैक्सेबल होगा। एक स्पेशल पॉइंट याद रखना, लमसम रॉयल्टी फॉर सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर अंडर गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम। कोई लमसम रॉयल्टी दिया है आपने और गवर्नमेंट अप्रूव्ड स्कीम पे सॉफ्टवेयर विद हार्डवेयर नॉट टैक्सेबल इन इंडिया, ये से ध्यान रखना। एंड रॉयल्टी का मीनिंग यहाँ बताया गया है दोस्तों, थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फी फॉर टेक्निकल सर्विस सेम एज रॉयल्टी, सेम एज रॉयल्टी, गवर्नमेंट देगा तो ऑलवेज टैक्सेबल। रेसिडेंट रमेश गुप्ता ने दिया तो टैक्सेबल। कब टैक्सेबल नहीं होगा? रमेश गुप्ता ने यूटिलाइज किया बिजनेस प्रोफेशन कैरीड ऑन बाय हिम आउटसाइड इंडिया फॉर अर्निंग एनी इनकम। मिस्टर जॉन अब्राहम ने आपको इंटरेस्ट दिया तो तभी टैक्सेबल होगा बिजनेस प्रोफेशन और एनी इनकम इन इंडिया। अब बेटा थोड़ा सा रॉयल्टी का मीनिंग एंड थोड़ा सा फी फॉर टेक्निकल सर्विस और एक पॉइंट और एक बिजनेस कनेक्शन। बिजनेस कनेक्शन थोड़ा बाद में पढ़ाएंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं अभी। यस, थोड़ा सा लाइट रीडिंग पे रखेंगे। रॉयल्टी का मीनिंग क्या होता है? पेमेंट फॉर राइट यूज, ट्रांसफर ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन, फार्मूला, प्रोसेस, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट। अगर आपने ये सब कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन वगैरह के लिए पैसा दिया, इसे कहते हैं रॉयल्टी। शेयरिंग इन्फो, नो हाउ, यूज राइट ऑफ इक्विपमेंट, सॉफ्टवेयर, फिल्म, टीवी, रेडियो एग्जीबिशंस, सर्विसेज लिंक टू एबोव एक्टिविटीज़, कवर्स इंडस्ट्रियल कॉपीराइट रॉयल्टीज़ बट एक्सक्लूड्स कैपिटल गेन। अगर इस पे कैपिटल गेन होता है तो यहाँ पे कवर नहीं होगा। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में लाइसेंस, यूज, ट्रांसफर, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, नो मैटर, डाउनलोड करो क्लाउड, सब कुछ स्टिल रॉयल्टी। इवन इफ पेयर लेग्स कंट्रोल, इससे कोई मतलब नहीं है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस, मैनेजरियल, टेक्निकल, कंसल्टेंसी सर्विसेज इंक्लूडिंग प्रोवाइडिंग पर्सनल, एक्सक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन रिलेटेड रहेगा तो उसको टेक्निकल सर्विसेज नहीं कहते। असेंबली, माइनिंग, सैलरी रिलेटेड पेमेंट कुछ रहेगा तो सैलरी हेड पे आएगा, वो भी फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे नहीं आता है। दोस्तों एक पॉइंट और पढ़ लेते हैं फिर अपने सम्स करेंगे। एनी सम ऑफ मनी पेड बाय रेसिडेंट, कोई रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को या फॉरेन कंपनी को, RNOR को ध्यान रखना, कोई रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट RNOR फॉरेन कंपनी को कैश दिया है, कैश, एनी सम ऑफ मनी, जो आप गिफ्ट में अदर सोर्सेज में भी पढ़ोगे तो वो नॉन रेसिडेंट को जो भी मिला या RNOR को जो भी मिला 50,000 से ज़्यादा है वो टैक्सेबल हो जाएगा इंडिया पे। सो रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट या RNOR को गिफ्ट किया है कैश काइंड नहीं, 50,000 से ऊपर है तो आप अमेरिका में बैठे हो, मैं जाकर आपको अमेरिका में 51-61,000 दे दिया तो रिसीव्ड इन अमेरिका हो गया, फिर भी टैक्सेबल है। अगर आप नॉन रेसिडेंट हैं तो भी टैक्सेबल है इंडिया में आपके लिए RNOR। तो RNOR पे थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों। अब एक लास्ट टॉपिक बचा है बिजनेस कनेक्शंस, उसके पहले थोड़ा सा किस्मत कनेक्शंस देखते हैं। बेटा ये MTP सितंबर 25 और टैक्स के लिए मैं बता देता हूँ दोस्तों, 25 का मई, 25 का सितंबर और 26 का जनवरी एंड मई के टर्म, जो बच्चे मई में दे रहे हैं और जो सितंबर में देंगे सितंबर भी कवर कर लेना। ये RTPs MTPs आप छोड़ के मत जाना, मेरे सारे रैपिड रिवीजन का क्लास करना, RTPs MTPs छोड़ के मत जाना। सो कंफर्म है आप क्लियर कर दोगे हंसते हंसते टैक्स, और कम पढ़ के, लिमिटेड पढ़ के भी। बेटा अपने MCQ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी इंस्टीट्यूट ने पब्लिश किया है और सारे क्वेश्चन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करूंगा, तो आप लोग सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी रोज दो तीन प्रैक्टिस करते रहिएगा।
तो चलिए P2 देखते हैं। मिस्टर रोहन फर्निश फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम। इनकम अर्न फ्रॉम बिजनेस इन ईरान, ईरान पे बिजनेस है। कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली। सो यहाँ पे तीनों केस पूछ लिया, ROR, RNOR, नॉन रेसिडेंट। ROR में तो टैक्सेबल हो ही जाएगा, देखने ही नहीं है। और बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली, तो बेटा RNOR पे भी टैक्सेबल हो जाएगा। और नॉन रेसिडेंट्स के लिए तभी होगा रिसीव्ड इन इंडिया। तो आंसर होगा 80, 65,000। पेंशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया में नौकरी किए हो उसके पेंशन कहीं भी मिले और कंप्यूटेड है तो टैक्सेबल फिगर है। तो तीनों में आएगा 24, 24, 24। MTP सितंबर 25 है। डिविडेंड फ्रॉम ऑयल कंपनी, ईरान बेस्ड कंपनी, रिसीव्ड इन ईरान, तो ईरान पे ही मिला, तो फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा। एक्रूड एराइज आउटसाइड इंडिया, दोनों में डी आएगा। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड बाई डिपेंडर, डिपेंडर नॉन रेसिडेंट है, रेसिडेंट होता तो अलग बात होता। ओके, हम लोग को इंटरेस्ट मिला है नॉन रेसिडेंट से, हमें इंटरेस्ट मिला है नॉन रेसिडेंट से, नॉन रेसिडेंट ने हमें इंटरेस्ट दिया है। तो ROR के केस में तो देखना ही मत, ROR के केस में तो टैक्सेबल ही हो जाएगा। बाकी के केस में तभी टैक्सेबल होगा अगर दीपेंद्र भाई ने उसे इंडिया में बिजनेस या प्रोफेशन में यूज़ किया, ये शेयर्स के लिए यूज़ किया, तो यहाँ पे टैक्सेबल नहीं होगा। अभी अभी पढ़ाया था, एग्जाम्पल भी था, इंस्टीट्यूट के एग्जाम पे आ सकता है दोस्तों, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपको नोट्स वगैरह लिखना पड़ेगा, इतने बड़े बड़े नोट्स नहीं, नॉर्मल नोट्स लिखना है। ये देखो बेटा RTP सितंबर 25 पे ऐसा क्वेश्चंस अपने रेसिडेंस स्टेटस में किए थे। आइए एक बार रैपिड फायर देख लेते हैं। RTP सितंबर 25 है। वरुण धवन इंडियन सिटीजन, कंसल्टेंसी बिजनेस इन इंडिया, शिफ्टेड टू दुबई 2020 में, कोविड में, ओवरसीज। ही विजिट्स इंडिया टू सुपरवाइज ऑफिस स्टे इन इंडिया एज करेंट एज वेल एज पास्ट ईयर। करेंट ईयर 21, 22 ये सब दिया है। करेंट ईयर में 100 डेज। इंडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया ऑन विजिट, तो 60 डे, 182 डेज देखते हैं। 182 डेज फेल हो जाएगा तो 120 डेज, लेकिन यहाँ पे इनकम शुड एक्सीड 15 लैक्स। और अगर जहाँ पे रहता है वहाँ पे नॉट लाइबल टू टैक्स, तब इनकम देखेंगे 15 लाख से ऊपर होगा तो आप बन जाएंगे इंडिया के RNOR। सो अब 15 लाख के और बढ़ते हैं, और 15 लाख में इंडियन इनकम देखना है, इंडिया के बाहर का इनकम भी देखना है। फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी इन इंडिया 10 लाख, कंसल्टेंसी इन दुबई 4 लाख। एग्रीकल्चर इनकम फॉर लैंड situated in Kerala, agriculture income in India is exempt. Dividend from Indian company received in Dubai, Indian company का कहीं भी मिलेगा taxable. Interest expenses above shares, फिर अदर सोर्स पे पढ़ाएंगे। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल है, बट शेयर्स खरीदने के लिए कोई लोन लिया था तो उस लोन का इंटरेस्ट भी अलाउड है, बट मैक्सिमम 20% ऑफ इनकम। तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंसेस भी अलाउड है, बट 20% यानी 10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, तो इसके लिए फटाफट अपने को देखना पड़ेगा। उनका इनकम 14,40,000 है। देखो ये इंसिडेंस है, बट सब कुछ इसमें डाल देते हैं तो वो 1440। सिंस वरुण धवन टोटल इनकम अदर देन फॉरेन सोर्स डज नॉट एक्सीड दिस, ही इज नॉट डीम्ड रेसिडेंट, therefore वरुण इज नॉन रेसिडेंट। आप बन गए नॉन रेसिडेंट एंड कंप्यूट टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट होगा तो इंडिया में रिसीव या इंडिया में एक्रूड, तो ये बड़ा सिंपल सा हो जाएगा, रिसीव्ड और एक्रूड ही टैक्सेबल होगा। MTP May 25 का क्वेश्चन है, आइए इसे भी देख लेते। 22 September Prabhajot, 55 years, Indian citizen, left for the first time CFO Australia. He visits South Africa on vacation every year for a month. Brother family earns following income। 22 को गया तो इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। 182 डेज देखेंगे, 182 डेज देखेंगे और 60 डेज वाला नहीं लगेगा। Compute total income if you opted out of default. So देखना है, during previous year Prabhuji Indian citizen 175 he left for, he doesn't satisfy this
तो फिर वो क्या बन जाएंगे, नॉन रेसिडेंट्स। तो नॉन रेसिडेंट बन जाएंगे तो क्या इनकम आएगा, सैलरी फ्रॉम कंपनी ऑस्ट्रेलिया रिसीव्ड इन ऑस्ट्रेलिया नहीं आएगा, डिविडेंड फ्रॉम साउथ अफ्रीका कंपनी रिसीव्ड इन साउथ अफ्रीका नहीं आएगा, इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम साउथ इंडिया बैंक आएगा, लॉस ऑफ बिजनेस इन साउथ अफ्रीका कंट्रोल फ्रॉम इंडिया। सो ये नॉन रेसिडेंट है तो ये भी नहीं आएगा। एग्रीकल्चर इनकम गुजरात भी एग्जेम्प्ट है। सो दोस्तों बड़ा धोखेबाज क्वेश्चन डाला इन्होंने, ओनली 21,000 आएगा। और सेविंग्स अकाउंट वगैरह पे इंटरेस्ट जो मिलता है शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट 10,000 का 80 TTA डिडक्शंस मिलेगा। सो नॉर्मल क्वेश्चन था बट प्रैक्टिस करना है, 25 का क्वेश्चन है। आइए मई 2019 का देखते हैं। मिस्टर अमिताभ बच्चन हैज़ प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी सॉरी टैक्सेबल, तीनों केस पूछा है, तीनों में टैक्सेबल। डिविडेंड फ्रॉम चाइनीज कंपनी रिसीव्ड इन चाइना, मत छुओ, इसमें वायरस है तो फर्स्ट केस में लगेगा, सेकेंड और थर्ड केस में नहीं आएगा। नेक्स्ट रेंट, बेटा रेंट और सैलरी मिलेगा तो बच के रहना, 30% माइनस करना। प्रॉपर्टी बांग्लादेश डिपॉजिट इन बैंक लेटर रेमिटेड पे नहीं लगता है बांग्लादेश, तो फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा, 30% माइनस करके, सेकेंड थर्ड केस पे नहीं आएगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, ओए ओए सब जगह टैक्स लगा देना। नेक्स्ट है Miss Viva paid $15,000 to Kala, management consultant practicing in Sri Lanka, specializing project। तो काला को दिया है विवा ने, द पेमेंट वाज श्रीलंका, नॉन रेसिडेंट कंसल्टेंट रिलेटेड टू प्रोजेक्ट इन इंडिया, इंडिया में कोई प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड है। सिंस कंसल्टेंट सर्विस यूटिलाइज इंडिया, पेमेंट विल बी टैक्सेबल डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। नेक्स्ट स्टेट विद रीजन फॉलोइंग आर टैक्सेबल और नॉट। मिस्टर फ्रेडी नॉन रेसिडेंट has received rent from Nadal, also non-resident residing in France for property in Mumbai। मुंबई में प्रॉपर्टी है भैया, स्विट्जरलैंड से फ्रांस, उससे कोई मैटर नहीं होता है ये। hence in the given case chargeable to tax। ये आप लोग रीड कर लीजिएगा। या मई 2018 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम इंडिविजुअल, ROR नॉन रेसिडेंट, ROR शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, ROR नॉन रेसिडेंट, इंटरेस्ट फ्रॉम जर्मन डेरिवेटिव। तो ROR के केस में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के केस में ओनली रिसीव टैक्सेबल होगा 1/3, दैट इज 7,000। नेक्स्ट income from agriculture land Malaysia remitted to India। so agriculture income outside India, ROR के केस में global income taxable है, non resident के केस में नहीं। income from business in Dubai control from India, तो 75,000 तो ROR में आए गई, और received in India है तो 20,000 यहाँ भी आ जाएगा दोस्तों। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई, देखने का जरूरत नहीं है, मुंबईया है, सब में टैक्सेबल। इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम मिस्टर अशोक, नॉन रेसिडेंट ने इंटरेस्ट दिया है तो फर्स्ट केस में तो अब ROR है, पूरे ही टैक्सेबल है। सेकंड केस में नॉन रेसिडेंट में तभी होगा अगर वो अशोक ने इंडिया के बिजनेस प्रोफेशन पे यूज किया है तो टैक्सेबल। नेक्स्ट है डिविडेंड फ्रॉम ब्राउन ब्लैक, सब कुछ इंडियन कंपनी है तो सब कुछ टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम, बेटा ये रैपिड रिवीजन है, थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, प्लीज आप लोग एडजस्ट करना, हमें तो आपको पूरा कंसेप्ट समझाकर विद इन 1 आवर के अंदर पूरा बहुत सारे MCQs एंड केस स्टडीज, डेस्क्रिप्टिव, RTPs, MTPs कवर करना है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम मुंबई, तो 60,000, 60% डिपॉजिट बैंक, उससे कोई मतलब नहीं, तो ये ओनली फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा। RNOR होता तो टैक्सेबल हो जाता। और अमाउंट रिसीव फ्रॉम नॉन रेसिडेंट इंडियन फॉर यूज ऑफ नो हाउ फॉर बिजनेस इन सिंगापुर, तो ROR के केस में तो टैक्सेबल हो गई। और नो हाउ ये सब के केस जो रॉयल्टी वगैरह मिलता है तभी टैक्सेबल है। बिजनेस प्रोफेशन और हॉर्स अर्निंग एनी इनकम, वो तो है ही नहीं इंडिया पे, तो नॉन रेसिडेंट को लिए टैक्सेबल नहीं होगा। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी फर्स्ट में टैक्सेबल इन इंडिया, इंडिया में मिला तो सबके लिए टैक्सेबल। पास्ट अनटैक्स फॉरेन कंपनी, तो वो टैक्स ही नहीं लगना था तो अब रेमिटेंस पे टैक्स नहीं लगेगा।
दोस्तों नोट्स छोटे छोटे आपको लिखने ही पड़ेंगे। आइए एक मास्टर सम्स और एक बड़ा सा सम्स देखते हैं। यस, कंप्यूट टोटल इनकम, ये एक मास्टर सम है, बहुत सारा एडजस्टमेंट, इसको जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे ना बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, छोटे छोटे सम्स भी नहीं पढ़ने पड़ेंगे आपको। कंप्यूट टोटल इनकम इंडिविजुअल बीइंग रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट इन सब कुछ एज्यूमिंग शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट। चलिए देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन यूके डेवलपमेंट बॉन्ड अभी अभी देखे थे। आर में तो टैक्सेबल होगा 50%, 5,000, बाकी दोनों केस में आएगा, अभी पढ़े थे ऐसा पॉइंट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम बिजनेस इन चेन्नई, चेन्नई सुपर किंग है तो फिर धोनी है, देखने का जरूरत ही नहीं है, सब टैक्सेबल। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी का शेयर्स बेचे, देखने का जरूरत नहीं है, सब में टैक्सेबल है। डिविडेंड फ्रॉम ब्रिटिश कंपनी रिसीव इन लंदन, ओनली फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा 5,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सेल ऑफ प्लांट एट जर्मनी 50% गेन्स रिसीव्ड, सो 40,000, 20,000, 20,000 टैक्सेबल है। बेवकूफ़ लोग इंडिया में क्यों पैसा ले लेते हैं, क्योंकि आपकी तरह टैक्स कंसल्टेंट नहीं है, फिरंगी को बोलना चाहिए भारत में नहीं लेने के लिए। इनकम अर्न फ्रॉम जर्मनी कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली 40,000, कंट्रोल फ्रॉम दिल्ली आउटसाइड इंडिया है, तो फर्स्ट टू केस में 70-70 और नॉन रेसिडेंट में 40,000। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट होगा तो 30% माइनस करेंगे, इनकम है तो ठीक है। डिपॉजिट इन द बैंक लंदन डिपॉजिटेड ब्रॉट टू इंडिया, तो ये वहाँ मिला है इंडिया के बाहर, तो 50,000 फर्स्ट में टैक्सेबल है। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इंडियन कंपनी, देखने की जरूरत नहीं है, इंडियन कंपनी का है तो सब में टैक्सेबल है। फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज रेंडर्ड इन इंडिया, इंडिया इंडिया इंडिया, सब में टैक्सेबल है। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई 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 सब में टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सिक्योर्ड इन नेपाल रिसीव देयर, फर्स्ट केस में टैक्सेबल है, रामरो छो फर्स्ट केस में टैक्सेबल छो। पास्ट foreign untaxed, past untaxed profit remitted to India not taxable, agricultural land in Nepal received there brought to India, first case में taxable होगा। Next, income from business in Kenya set up in India profession so spent in India, उससे मतलब नहीं, फर्स्ट केस में टैक्सेबल है, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया प्रोफेशन सेट अप इन इंडिया, तो 5,000 5,000 टैक्सेबल दोनों केस में। गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ वेडिंग, ऐसे शादी विवाह पे जितना भी गिफ्ट मिले नॉट टैक्सेबल, पढ़ेंगे अदर सोर्स में। इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक डिपॉजिट एसबीआई से मिला तो ये टैक्सेबल है, बट ATTTA में 10,000 का डिडक्शंस मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है भाई लोग, देखना 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 देखना, प्रैक्टिस करना करना करना। बिजनेस इन रशिया कंट्रोल फ्रॉम रशिया, तो फर्स्ट केस में टैक्सेबल होगा भाई। नेक्स्ट डिविडेंड फ्रॉम रिलायंस, रिलायंस इंडियन कंपनी, सब में एग्रीकल्चर इनकम राजस्थान नॉट टैक्सेबल। सो दोस्तों ये हो गया, बट आपको नोट्स तो थोड़ा सा लिखना ही पड़ेगा। सो दिस इज द बिग वन, जरूर से देखिएगा, बहुत नॉलेज का अपग्रेडेशन है। 10 भी हो गया, 11 आइए देखते हैं। एग्जामाइन रीजन द फॉलोइंग, एग्जामाइन विथ रीजंस, रीजन बताना है, ट्रिक टैक्स और नॉट। सैलरी पेबल बाई सिटीजन टू जॉन सिटीजन ऑफ इंडिया 7 लाख, सर्विसेज आउटसाइड इंडिया पेज टैक्स, इंडियन सिटीजन गवर्नमेंट जॉब आउटसाइड इंडिया, तो ये नॉन रेसिडेंट रहेंगे, फिर भी टैक्सेबल है, गवर्नमेंट टैक्सेबल, और ई पेज टैक्स तो 75,000 माइनस करके। इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया payable by non-resident for the purpose of business within India, say at Mumbai. So interest on money borrowed from outside India, non-resident ने दिया है पर इंडिया के बिजनेस या प्रोफेशन में यूज हो रहा है, तो ये आप कहीं भी हो किसी भी सिचुएशन पे वो टैक्सेबल हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स, पोस्ट ऑफिस इंटरेस्ट रिसीव बाय रेसिडेंट SSC 46 शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग इंटरेस्ट अदर सोर्सेज में आएगा, बट यहाँ पे आपको डबल डबल
बेनिफिट मिलेगा। एक तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा 10-15 पे 3500 का, तो 10,000 कितना था 19,000 था, 5,000 3,500 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 3,500, सो 19,000 माइनस 3,500 तो 15,500, फिर टी ए में 10,000 तो 5,500 विल बी टैक्सेबल। रॉयल्टी पेड बाई रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को दिया बिजनेस कैरिड आउटसाइड इंडिया, नॉट टैक्सेबल। आरजी ने दिया था बिजनेस प्रोफेशन अर्निंग एनी इनकम आउटसाइड इंडिया, तो फिर नॉट टैक्सेबल। लीगल चार्जेस पेड इन दिल्ली टू लॉयर ऑफ किंगडम केस हाई कोर्ट डीम टू एक्वेरेंस इंडिया, सिंपल है बेटा। नेक्स्ट P12 पे चलते, कोरियन कंपनी डैमजुंग रिसीव, कोरियन कंपनी नॉन रेसिडेंट है, रिसीव 20 लाख फ्रॉम नॉन रेसिडेंट पेटेंट इन इंडिया, इंडिया में यूज करेंगे तो टैक्सेबल। 15 लाख नॉन रेसिडेंट नो हाउ फॉर श्रीलंका, अमाउंट नॉट रिसीव इन जापान तो नॉट टैक्सेबल। रिसीव 7 लाख फ्रॉम इंडियन कंपनी प्रोवाइडिंग टेक्निकल नो हाउ, टैक्सेबल। रिसीव 5 लाख मुंबई कंडक्टिंग फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट नेपाल, तो इंडिया के बाहर होगा तो नॉट टैक्सेबल। बेटा मई 25 में आया था, आइए इसको अच्छी तरह से देखते हैं। स्टेट विथ रीजंस, आपको लिखना है रीजन, आपको लिखना है रीजन। तो रीजन लिखने वाला प्रैक्टिस ना, आप आरटीपीज एमटीपीज के जो क्वेश्चंस है ना, 2-3 टर्म ऑलमोस्ट 4 टर्म्स के, उसी का राइटिंग प्रैक्टिस करते रहिए, राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एटलीस्ट क्वेश्चंस भी आपके प्रैक्टिस हो जाएंगे। Mahesh received 7 lakh declared pay and paid by foreign companies. Such dividend declared in respect of shares derive their value from assets situated in India. He is resident but not ordinary resident. तो वो taxable हो जाएगा, it will be taxable in India. Dividend received by foreign outside India would not be deemed to accrue if some shares of company derive their value of shares from assets situated in India. अगर वो एसेट्स बेचता है, अगर वो शेयर्स बेचता है तो टैक्सेबल, या डिविडेंड मिलेगा तो सच डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। तो ध्यान रखना, कोई इंडियन एसेट से शेयर्स का वैल्यूएशन होता है, उस शेयर्स को बेचेगा तो कैपिटल गेन होगा, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कंफ्यूजन करने वाला, तो ध्यान रखना। अगर शेयर बेचता है जिसका वैल्यूएशन इंडियन एसेट्स पे है तब वो टैक्सेबल, बट डिविडेंड के केस में नहीं है। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, सच डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर डिराइव वैल्यू फ्रॉम इंडियन एसेट्स, उससे कोई मतलब नहीं है। शिवांश नॉन रेसिडेंट रिसाइडिंग इन चाइना डिपॉजिटेड 16 लाख इंडियन कंपनी, 1 सितंबर रिसीव 12% इंटरेस्ट, इंडियन कंपनी का है तो एक्रूड इन इंडिया। Ramesh received royalty for consideration providing patent to Sunil. Sunil developed new product in India by utilizing patent, 30% received, 70% कोई मतलब नहीं, fully taxable, fully के fully taxable है। सो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा सा एक बिजनेस कनेक्शंस पढ़ लेते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है, ये भी डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। यस, एक लास्ट टॉपिक बिजनेस कनेक्शन। यस फ्रेंड्स, जो इनकम डीम टू एक्वायर इंडिया के 8 पॉइंट्स है, लास्ट पॉइंट इज बिजनेस कनेक्शंस। तो ध्यान से सुनेंगे बिजनेस कनेक्शंस को लेकर। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी रैपिड रिवीजन में दे रहा हूँ, कल हमारा बेसिक कंसेप्ट हुआ, फिर इंसिडेंस हो रहा है, अभी रेसिडेंशियल, फिर एचपी सैलरी, सबका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, सो डेट आप और सुपर फास्ट प्रोविजंस को रिवाइज कर सकते हो। सो ज़रूर से आप लोग प्रेरणा ट्यूटर्स के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारा टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा आई मीन टू से। और वहाँ पे जो ऑडियो रिवीजन आएगा वेरी मच हेल्पफुल, बिकॉज जैसे जैसे एग्ज़ाम आएगा प्रेशर बढ़ेगा, आप भूल ही जाओगे, याद ही नहीं होगा। ऑडियो बहुत कम शॉर्ट पीरियड पे और सारा प्रोविजंस ही वहाँ पे रिपीट किया गया है, आपको 1-2 बार सुन के याद ही हो जाएगा, एग्ज़ाम में रिकॉल होगा। सो ज़रूर से देखना। बिजनेस कनेक्शंस भी है, अगर इंडिया में कोई फिरंगी का बिजनेस कनेक्शन है
उस बिजनेस कनेक्शन से कहीं भी उसको इनकम मिले, दैट इज टैक्सेबल इंडिया। इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन डीम टू एक्रेज इंडिया। कैसे होता है बिजनेस कनेक्शन? नॉन रेसिडेंट हैविंग बिजनेस रिलेशनशिप एक्टिविटी इन इंडिया थ्रू अ पर्सन, वो इंडिया में कुछ पर्सन के थ्रू काम करता है, डेट इज पर्सन मतलब एजेंट के थ्रू काम करता है। एजेंट कंक्लूड्स हेल्प कंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट करता है या हेल्प करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ऑन बिहाफ ऑफ नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के नाम पे, उसी का प्रॉपर्टी, उसी का सर्विस, नॉन रेसिडेंट का नाम पे एजेंट कुछ भी काम करता है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, कीप स्टॉक इन इंडिया एंड सिक्योर्स ऑर्डर फॉर नॉन रेसिडेंट। कोई नॉन रेसिडेंट अमेरिका में बैठा है, उसका एजेंट यहाँ पे मिस्टर चिराग बैठा है, वो सिर्फ स्टॉक मेंटेन करता है और माल डिलीवरी करता है, ऑर्डर लेता है, तो उस फिरंगी का मान लिया जाएगा बिजनेस कनेक्शन है। इस बिजनेस कनेक्शन से कहीं भी इनकम होगा टैक्सेबल इंडिया, या चिराग उसके भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट का से कहीं भी इनकम होगा मान लिया जाएगा टैक्सेबल इन इंडिया। तो ये थोड़ा बिजनेस कनेक्शन थ्रू एजेंट भी होता है, एजेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला भी हो सकता है और स्टॉक वाला भी, ध्यान देखना। Even if multiple NRN business connection exist if interrelated intercontrol commonly control। यहाँ पे एक था नॉन रेसिडेंट एक्स का एजेंट है वाई, वाई नॉन रेसिडेंट जेड का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और नॉन रेसिडेंट एक्स जेड को कंट्रोल करता है, जेड एक्स को कंट्रोल करता है, या यहाँ पे ए है दोनों को कंट्रोल करता है। तो एजेंट एक्स के लिए काम करे तो भी एक्स का बिजनेस कनेक्शन है, एजेंट जेड के लिए काम करे जो जेड और एक्स का कुछ कुछ कनेक्शन है तो भी जेड का भी इंडिया में बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा। Multiple NR exceptions, no business connection if NR operates only through independent agent, broker, commission agent doing regular business not mainly for that NR। अगर कोई नॉर्मल एजेंट है वो NR से माल वाल खरीद के अपने बेच देता है और NR को रिप्रेजेंट नहीं करता है तो फिर उनका कोई बिजनेस कनेक्शन नहीं माना जाएगा। बिजनेस कनेक्शन और एक पॉइंट से होता है सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, जो आपके सिलेबस में कवर्ड नहीं है, तो सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ये आपके स्टडी मेट पे नहीं है तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन लास्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनकम नॉट डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया। ये 5 सिचुएशंस को याद रखेंगे जिस जहाँ पे कहा जाता है इनकम नॉट डीम्ड टू एक्रू अराइज इन इंडिया। फर्स्ट इज परचेज इन इंडिया फॉर एक्सपोर्ट बाय नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट इंडिया में ओनली परचेज करता है और परचेज करके एक्सपोर्ट कर देता है, उससे कोई भी इनकम होगा नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज़ बाय नॉन रेसिडेंट, कोई नॉन रेसिडेंट इंडिया में न्यूज़ व्यूज़ कलेक्ट करके फॉरेन में उसको उससे जो कमाई करता है वो भी नॉट टैक्सेबल। फॉरेन फिल्म शूटिंग इन इंडिया, शूटिंग ऑफ फिल्म इन इंडिया, कोई इंडिया में शूटिंग करता है फॉरेनर्स नॉन रेसिडेंट शूटिंग करके फॉरेन फिल्म तो भी नॉट टैक्सेबल, प्रोवाइडेड इट हैज़ नो इंडियन सिटीजन रेसिडेंट, उसमें कोई इंडियन सिटीजन भी नहीं होना चाहिए, इंडियन रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल करता है वो तो नॉन रेसिडेंट होगा, इंडियन सिटीजन भी नहीं होना चाहिए। अगर पार्टनरशिप फॉर्म करता है तो पार्टनरशिप फॉर्म तो नॉन रेसिडेंट होना ही है और पार्टनर्स भी इंडिया का सिटीजन और रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। अगर कंपनी का फिल्म शूटिंग का काम है तो कंपनी को तो नॉन रेसिडेंट होना है, कंपनी के शेयर होल्डर्स सिटीजन भी नहीं होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट्स भी नहीं होना चाहिए, नॉन रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है display of rough diamond in special notified zone by foreign mining company। नोटिफाइड जोन पे फॉरेन माइनिंग कंपनी सिर्फ डिस्प्ले का काम, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसोर्टेड डायमंड, डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसोर्टेड डायमंड बाय फॉरेन माइनिंग कंपनी इन नोटिफाइड जोन पे किया है, उससे कोई इनकम होगा तो वो भी नॉट डीम टू एक्वायर्स इन इंडिया। नेक्स्ट, बिजनेस पार्टली आउटसाइड इंडिया, अगर आप बिजनेस करते हो कुछ काम इंडिया में कुछ काम इंडिया के बाहर, ओनली प्रोपोर्शनेट इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, पूरा नहीं। ओनली इनकम एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेशन इन इंडिया इज टैक्सेबल, और इंक्लूडिंग एड्स टारगेटिंग इंडिया, एडवर्टाइजमेंट इंडिया में टारगेट कस्टमर्स को टारगेट करके, सेल ऑफ इंडिया डाटा, इंडिया में इंडिया से डाटा कलेक्ट करके सेल करते हुए, सेल ऑफ यूजिंग सच डाटा,
तो ये डीम टू एक्रू एराइज इंडिया हो जाएगा, ध्यान रखना। एड्स, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हो टारगेटिंग इंडियन कस्टमर्स, या सेल ऑफ इंडियन डाटा को बेचकर कमाई होता है, या इंडियन डाटा को यूज़ करके आप कुछ ट्रांजेक्शन्स करते हो, जो इनकम होगा वो भी उसे हम लोग डीम टू एक्रू एराइज इन इंडिया मान लेंगे। बट पार्टली आउटसाइड इंडिया रहेगा तो प्रोपोर्शनेट इनकम ही इंडिया में टैक्सेबल होगा। सो इसको ध्यान रखना, क्या क्या पॉइंट था। बिजनेस पार्टली आउटसाइड इंडिया, परचेज बाय नॉन रेसिडेंट फॉर एक्सपोर्ट, कलेक्शन ऑफ न्यूज़ व्यूज बाय नॉन रेसिडेंट्स, फॉरेन शूटिंग, फिल्म शूटिंग, बट वहाँ पे कोई भी हो, सिटीजन भी नहीं होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट भी नहीं होना चाहिए, एंड डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसोर्टेड डायमंड इन स्पेशल नोटिफाइड जोन पे बाई फॉरेन माइनिंग कंपनीज, और इंडियन कस्टमर्स को टारगेट रखकर इंडियन डाटा को बेचकर कुछ कमाई करेंगे तो डेट इज टैक्सेबल इन इंडिया। सो ये था आपके ये इनकम, इंसिडेंस ऑफ इनकम के सारे टॉपिक्स। सो दोस्तों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस कवर कर लिए देखते हैं। 5, 6, 7, 8 पढ़ लीजिएगा, 9 हो गया, 10 देख लिए थे, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। यहाँ पे फॉरेन शेयर्स बेचेंगे, कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल, बट डिविडेंड मिलेगा नॉट टैक्सेबल। अच्छा क्वेश्चन था। आइए ये नॉर्मल क्वेश्चन है, रीड कर लीजिएगा। और ये जो क्वेश्चन है P15, P16, ये अभी सिमिलर जो किए थे वही है, 3 केसेस का किए थे। आप तीनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन एग्जाम पे आया। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सारे नॉर्मल क्वेश्चंस है। MTP 24, ये भी नॉर्मल क्वेश्चंस दिखा। यस, MTP May 25 और September 24 का क्वेश्चन है, देख लेते। मिसेस सारिका, इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयड ओवरसीज कंपनी लोकेटेड यूएसए इज नॉट लायबल टू टैक्स सी कम्स टू इंडिया, ये भी सक जाएंगे। ऐसा बहुत क्वेश्चंस किए हैं अपने। RTP जनवरी 25 है, आइए देखते हैं जनवरी 25 पे क्या क्वेश्चन है। अक्षय, इंडियन सिटीजन, ट्रैवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया बिजनेस एज वेल एज आउटिंग, ही लेफ्ट इंडिया दिल्ली एयरपोर्ट 20 अप्रैल को, रिटर्न 15, हैज बीन इंडिया फॉर लेस देन 707 PPY पे, डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, LTG ऑन शेयर्स, लिस्टेड कंपनी, दिस सेल प्रोसीड्स क्रेडिटेड, इंडियन कंपनी है तो सब जगह ही टैक्सेबल होगा, जो भी होगा। डिविडेंड 40,000, रिलायंस इंडस्ट्री ही बोरोड दिस फॉर एबव मेंशन 10,000, इंटरेस्ट लगा, अभी बताए थे 20% ही माइनस होगा, डेट इज 8,000 तक ही माइनस होगा। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स का आपको तो पता ही है, वो एग्जिबिशंस वगैरह मिल जाएगा। से डिफॉल्ट तो सबसे पहले स्टेटस निकालना सिखा दिए थे, ये भी सक जाएंगे। MTP जनवरी 25 है, जस्ट रीड कर लेते। 62 years born, brought up in Delhi, she got married in Russia 96, settled there since marriage, she visited India 60 days, resident status कैलकुलेट कर लेंगे। रेजिडेंट गवर्नमेंट से लॉन्ग टर्म सेल ऑफ, ये सक जाएंगे। शॉर्ट टर्म इंडियन लिस्टेड कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, प्रीमियम फॉर सेल्फ लाइफ इंश्योरेंस, रेंट रिसीव, ऐसा क्वेश्चंस ऊपर कवर्ड है, हो जाएगा, कुछ दम नहीं है इस पे। नेक्स्ट है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स furnished by Ashutosh, 65 years, this compute total income is in shifting out, ROR, RNOR, capital gains, end of land, non-resident outside India countries also receive outside India। जयपुर का लैंड है, सबको टैक्सेबल, रेंट प्रॉपर्टी ले तो ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट दिल्ली पे है, बट रेंट है तो माइनस कर लीजिए, एग्रीकल्चर इनकम सक जाएंगे। इंटरेस्ट सेविंग्स है, गिफ्ट है, पास एंड टैक्स फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज, ये आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सो फाइनली हम लोगों ने ये भी कर लिया। और MCQs है, MCQs सारे प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, MCQs में कोई दम नहीं है, कुछ सेलेक्टेड MCQs रखे MTP जनवरी 25। सो डेट्स इट। जब रेसिडेंशियल स्टेटस के बाद इंसिडेंस पढ़ेंगे तो इंसिडेंस में ये ध्यान रखना है, ROR के केस में ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, RNOR के केस में ऑनली इंडिया इनकम, इंडिया के बाहर का इनकम तभी, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, और नॉन रेसिडेंट केस में ऑनली रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव, एक्रो डीम टू बी एक्रूड इन इंडिया।
बट नॉन रेसिडेंट सीफेरर जो इंडिया के बाहर काम किया, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट पे इंडिया में पैसा मिलेगा, नॉट टैक्सेबल। और रिसिप्ट और डीम टू बी रिसीव में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीम टू एक्वायर इंडिया में 8 पॉइंट्स है, और वहाँ पे बिजनेस कनेक्शन एजेंट्स के थ्रू भी हो सकता है। एजेंट स्टॉक मेंटेन भी कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। नॉन रेसिडेंट का एजेंट ने किसी और नॉन रेसिडेंट के लिए भी ऑर्डर वगैरह लिया, बट आपस में नॉन रेसिडेंट का किस्मत कनेक्शन है, तो नया वाला नॉन रेसिडेंट का भी बिजनेस कनेक्शन हो जाएगा इंडिया पे। एंड 5 सिचुएशन पे आप उसको इंडिया में टैक्सेबल नहीं करेंगे। बिजनेस पार्टली परफॉर्म इन इंडिया, और परचेज ऑफ गुड्स बाय नॉन रेसिडेंट फॉर एक्सपोर्ट, न्यूज़ कलेक्शन ऑफ न्यूज़ एंड व्यूज फॉर ट्रांसमिशन आउटसाइड इंडिया, शूटिंग ऑफ फिल्म बाय नॉन रेसिडेंट। वहाँ पे सभी नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट, नॉन सिटीजन होना चाहिए। और डिस्प्ले ऑफ अनकट अनएसोटेड बाय फॉरेन माइनिंग कंपनीज, स्पेशल नोटिफाइड जोन पे जो करेंगे वो भी उससे रिलेटेड कोई इनकम होगा, नॉट टैक्सेबल। और थोड़ा इंटरेस्ट वगैरह के केस में थोड़ा इंटरेस्ट ही दीजिएगा। इंटरेस्ट अगर गवर्नमेंट ने दिया तो सबके लिए टैक्सेबल, रेसिडेंट ने दिया तो भी टैक्सेबल। अगर रेसिडेंट इंडिया के बाहर बिजनेस प्रोफेशन को इनकम के लिए करेगा तो नॉट टैक्सेबल। नॉन रेसिडेंट ने नॉन रेसिडेंट को इंटरेस्ट दिया या आर्यन वर्क को दिया तभी टैक्सेबल होगा। अगर उसने बिजनेस या प्रोफेशन इंडिया, फी फॉर टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी के केस में सेम, गवर्नमेंट वाला सेम है, एंड रेसिडेंट वाला भी सेम है। नॉन रेसिडेंट वाला तभी आएगा बिजनेस या प्रोफेशन या सोर्सेज ऑफ एनी इनकम इंडिया में यूज़ किया, अदरवाइज नॉट टैक्सेबल। और गिफ्ट वगैरह का केस पे इस पे क्वेश्चंस कभी मिला नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी का सब कुछ सेम है। सो दैट्स इट दोस्तों। कुछ MCQs है, जरूर से सोल्व करना। नाउ नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउस प्रॉपर्टी, फिर सैलरी, CG, PGBP कमिंग सून ऑन द वे। आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना, क्योंकि उसी में आपको मिलेगा ऑडियो क्लिप जो वेरी फास्ट रिविजन पे काम आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।